राधे राधे। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे और आज की इस क्लास में। तो 300 तक हमने प्रश्न देख लिया था। वन लाइनर का हम लोग देख रहे थे, जो कम समय में हम लोग 50 वन लाइनर शुरू किए हैं देखना। 10, 15, 20 मिनट में देख लेते हैं। तो 300 तक देखे थे, आज हमें 300 से आगे देखना है, 301 से। तो सबसे पहले तो आप जुड़ गए हैं, क्लास लाइक करें और सभी मित्रों के यहाँ इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग देखें। चलिए हम आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। आज की ध्यान से प्रश्नों को सुनेंगे, प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे हैं। जो ना आएंगे उन्हें कॉपी पे नोट भी करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि काले कौवे गोरे हंस, ये एकांकी है। एकांकी किसने लिखा है? तो विनोद रस्तोगी। विनोद रस्तोगी लिखते हैं काले कौवे गोरे हंस। दूसरा है कि प्रसाद की कविता है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। तो ये कविता किसमें संकलित है? तो ये कविता लहर में संकलित है। लहर में 4 कविताएं संकलित हैं प्रसाद जी की, तो उसी में आपका शेर सिंह का शस्त्र समर्पण भी है। तीसरा प्रश्न है, एक कथन है कि ये कथन किसका है? कविता हृदय को लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। कौन कहता है? तो रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो कविता है वो हृदय को लोक सामान्य भाव भूमि पे ले जाती है। फिर है चौथा नंबर कि छोटू उस्ताद, ये कहानी संग्रह है। किसका है? तो ये स्वयं प्रकाश का है। छोटू उस्ताद कहानी संग्रह किसने लिखा है? स्वयं प्रकाश ने। अगला है तिरिया चरित्र। तिरिया चरित्र किसकी कहानी है? तो ये कहानी है शिवमूर्ति की। जिन्होंने कसाईवाड़ा लिखा है वही शिवमूर्ति हैं जो लिखते हैं तिरिया चरित्र। फिर 6 नंबर में एक कथन है। कथन ये है कि भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन देने वाले विद्वान कौन हैं? तो रामचंद्र शुक्ल हैं। रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि जो भक्ति है वो दक्षिण में पहले उपजी, फिर उसके बाद उत्तर भारत में प्रसारित हुई। तो ऐसा मत शुक्ल जी का ही है। फिर 307 नंबर में प्रमुख मार्क्सवादी आलोचकों के नाम बताया है मैंने आपको, जो कि बार बार प्रश्न बनते रहते हैं यहाँ से कि कौन दे देगा विकल्प 4, कहेगा बताइए इनमें से कौन मार्क्सवादी आलोचक है, या पूछ देगा कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। तो आपको पता रहेगा तो ये अच्छा रहेगा। तो 4 लोगों को आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त और शिव कुमार मिश्र। ये 4 प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं। शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त और शिव कुमार मिश्र। इसके बाद आते हैं 8 नंबर के प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है कि संत शब्द का अर्थ क्या है? तो संत शब्द का अर्थ होता है सज्जन, महात्मा या पवित्र हृदय वाला। संत शब्द का अर्थ सज्जन होगा, महात्मा होगा या पवित्र हृदय वाला। फिर है 9 नंबर में कि हजार हजार बाहों वाली ये काव्य है। किसका है? तो नागार्जुन का। हजार हजार बाहों वाली काव्य नागार्जुन ने लिखा है। इसके बाद है 10 नंबर में कि अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह है भग्नदूत। तो ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अज्ञेय का पहला काव्य संग्रह पूछ देगा तो भग्नदूत है 1933 में। 11 पे आते हैं। 11 में एक कथन दिया है कि कबीर में एक प्रकार की घर फूक मस्ती और फक्कड़ाना लापरवाही के भाव मिलते हैं। किसका कथन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि कबीर में एक प्रकार की घर फूक मस्ती और फक्कड़ाना लापरवाही के भाव मिलते हैं, हजारी कहते हैं।
फिर 12 में है कि तुलसीदास ने अपनी किस रचना में अपने गुरु को कृपा सिंधु नर रूप हरि कहा है। ये तो प्रश्न रात को सर वाली क्लास में आया था कि तुलसी ने अपनी किस रचना में अपने गुरु को कृपा सिंधु नर रूप हरि कहा है, तो रामचरितमानस में। फिर है कि विद्यापति को अभिनय जयदेव की उपाधि किसने दी, तो राजा शिव सिंह ने। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। सारे प्रश्न अच्छे हैं, मैं किसको बताऊं, आपको सब याद करना है। इनमें से कोई भी पेपर में आए तो आप गलती न करेंगे। तो विद्यापति को अभिनय जयदेव की उपाधि राजा शिव सिंह ने दिया है। फिर है कि कीर्ति लता को भृंग भृंगी संवाद के रूप में किसने माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। कीर्ति लता को भृंग भृंगी संवाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। फिर है अगला कि राजमती बिसलदेव का विवाह वर्णन बिसलदेव के किस खंड में है, तो प्रथम खंड में है। राजमती और बिसलदेव का विवाह वर्णन बिसलदेव रासों के पहले खंड में है। फिर है 16 नंबर में कि चतुर्मुख को पधड़िया बंध का श्रेष्ठ कवि किसने माना है, तो स्वयंभू ने माना है। चतुर्मुख को पधड़िया बंध का श्रेष्ठ कवि किसने माना है, स्वयंभू ने। फिर 17 नंबर में पंक्ति है, इसमें रस बताना है। बाहिर होई देख बहु की सा मोहि आहार दिन जगदीसा, तो इसमें क्या है, भयानक रस है। फिर 18 में देखिए वंशस्थ। वंशस्थ छंद में कितने वर्ण होते हैं, तो वंशस्थ छंद में 12 वर्ण होते हैं। फिर है मालिनी छंद में कितने वर्ण होते हैं, तो मालिनी में 15 होते हैं। वंशस्थ में 12, मालिनी में 15। वसंतीलिका में, तो वसंतीलिका में 14 वर्ण होते हैं, ध्यान देंगे। वंशस्थ में 12, मालिनी में 15, वसंतीलिका में 14। 21 नंबर में पूछा गया है कि सर्वप्रथम वैज्ञानिकों के अध्ययन की ओर नहीं, सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान किसने आकृष्ट किया, तो हर्नले ने किया था। भाषा विज्ञान से प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ कि सबसे पहले आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट हर्नले ने किया था। फिर है 22 में वह मेरा चांद। ये उपन्यास है, किसका है, तो प्रतिभा डावर का है। प्रतिभा डावर ने लिखा है वह मेरा चांद। फिर है 23 नंबर में कब आओगे महामना। ये उपन्यास है, किसका है, रीता शुक्ला का। रीता शुक्ला ने लिखा है कब आओगे महामना। 24 में देखिए एक कथन है, किसका कथन है कि मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ कवि हूं, तो ये कथन रामधारी सिंह दिनकर का है कि मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ कवि हूं। फिर देखिए 25 नंबर में क्या दिया है कि जायसी ने अपना जन्म हिजरी सन की 9वीं शताब्दी में हुआ, किस ग्रंथ में बताया है, तो आखिरी कलाम में बताया है। आखिरी कलाम का रचनाकार 936 हिजरी है। तो जायसी बताते हैं कि उनका जन्म हिजरी सन की 9वीं शताब्दी में हुआ, किस ग्रंथ में, आखिरी कलाम में। फिर है 26 का कि औरंगजेब के पुत्र सरस हृदय आजम शाह का वर्णन देव के किस ग्रंथ में मिलता है, तो भाव विलास में। औरंगजेब के पुत्र सरस हृदय आजम शाह का वर्णन देव के किस ग्रंथ में है, तो भाव विलास में है। फिर 27 नंबर का प्रश्न है कि अज्ञेय ने किस सप्तक की भूमिका में प्रयोग शब्द को अस्पष्ट किया है, तो ये ध्यान दें आप, बहुत अच्छा प्रश्न है कि दूसरे सप्तक की भूमिका में अज्ञेय ने प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया है। किस सप्तक की भूमिका में, तो दूसरे सप्तक की भूमिका में। अगला प्रश्न है कि तुमुन। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग क्यों होता है, तो इसका प्रयोग होता है के लिए। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है, तो के लिए के अर्थ में होता है। फिर है अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा,
तो अनभिज्ञ का विलोम होगा अभिज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होगा, ध्यान देंगे। फिर है 30 नंबर का कि दादू पंथ की प्रधान पीठ कहाँ है? तो दादू पंथ की प्रधान पीठ है नरैना में। दादू पंथ की प्रधान पीठ नरैना में है। फिर 31 में पूछा गया है कोतल। कोतल किस भाषा का शब्द है? तो कोतल तुर्की भाषा का शब्द है। फिर 32 नंबर में पूछा गया है कि आधुनिक आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो अपभ्रंश। ये भी आपके परीक्षा में आया हुआ है। आधुनिक आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो अपभ्रंश था। फिर है भामा। भामा किसका पर्यायवाची है? तो भामा स्त्री का है। अभी हमने कल ही देखा था स्त्री का पर्याय 12 बजे। भामा, ललना। फिर 34 में पूछा गया है ई स्वर का उच्चारण स्थान। तो आपको पता है जीभ के उच्चारण के स्थान पे स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो देखिए मध्य स्वर में केवल आपका एक आता है अ, मध्य स्वर केवल एक है अ। उसके बाद अग्र स्वर में आ जाएगा आपका ई आएगा, बड़ी ई आएगा, ए आएगा और अ आएगा। ये आपका क्या हो गया? अग्र स्वर हो गया। और मध्य आपका अ हो गया। बाकी जो भी बचा उ, ओ, औ, ये सब आपका पश्च स्वर हो जाएगा। तो आप केवल अग्र और मध्य को याद कर ले, जो बचा वो पश्च हो जाएगा। 35 में पूछा गया है कि शास्त्रीय दृष्टि से हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। शास्त्रीय दृष्टि से हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। अब वैसे भी पूछे हिंदी का पहला महाकाव्य तो भी आपका रासो ही है। छत्तीस में पूछा गया है कि आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा के परिमार्जनकर्ता कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा के परिमार्जनकर्ता महावीर प्रसाद द्विवेदी। 37 नंबर का प्रश्न है कि विद्यापति का जन्म कब हुआ था? तो विद्यापति का जन्म हुआ था 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। 1350 में हुआ था। तो जैसे 1300 आदमी क्रॉस करता है उसको 14वीं शताब्दी हम क्या करते हैं? काउंट करने लगते हैं। तो अब 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है कि उत्तरार्ध, ये कैसे पता चलेगा? तो यदि 50 से पहले है, 1348 होता विद्यापति का जन्म या 40 होता तो हम उसको उत्तरार्ध कहते। लेकिन जैसे 50 या 50 को क्रॉस करेगा तो वो हमारा पूर्वार्ध हो जाएगा। तो विद्यापति का जन्म कब हुआ? तो 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ। विकल्प में दिया रहेगा उत्तरार्ध पूर्वार्ध, तो आपको पूर्वार्ध लगाना है। विद्यापति की माता का नाम क्या था? तो विद्यापति की माता का नाम था हंसिनी देवी। इनकी माता हंसिनी देवी थी। फिर है नैन हमारे तुमको चाहे रति न माने हार। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है कबीरदास की। नैन हमारे तुमको चाहे रति न माने हार। फिर पूछा गया है विद्यापति की पत्नी का नाम क्या था? तो विद्यापति की पत्नी का नाम था चंदा देवी। माता हंसिनी देवी, पत्नी चंदा देवी, पिता गणपति ठाकुर, गुरु पंडित हरि मिश्र थे। फिर है विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पे है? तो विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में है। कहाँ पे? मॉरिशस में। 42 पे आते हैं। 42 में एक कथन है बड़ा अच्छा सा, शिव प्रसाद सिंह का विद्यापति के लिए, नया है पर आप लोग इसे ध्यान देंगे कि सौंदर्य विद्यापति के लिए सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्म है। सौंदर्य उनकी आंखों के सामने नाना रूपों में आता है। ये किसका कथन है? तो ये कथन शिव प्रसाद सिंह का है कि सौंदर्य विद्यापति के लिए सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्म है। सौंदर्य उनकी आंखों के सामने नाना रूपों में आता है।
ये शिव प्रसाद सिंह कहते हैं। फिर 43 में पूछा गया है विद्यापति पदावली के संपादक कौन हैं? तो रामवृक्ष बेनीपुरी। विद्यापति पदावली का संपादन बेनीपुरी ने किया है। 44 में देखिए क्या पूछा गया है। 44 में पूछा गया है कि किस कवि के पदों को विभोर होकर गाते गाते चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो जाते थे? तो विद्यापति के पदों को गाते गाते वो मूर्छित हो जाते थे। फिर है कि तोप, तोप किस भाषा का शब्द है? तो तोप आपके तुर्की भाषा का शब्द है। फिर है परात, परात किस भाषा का शब्द है? तो परात पुर्तगाली भाषा का है। तोप तुर्की का, परात पुर्तगाली का। 47 में पूछा गया है कि विषम मात्रिक छंद है। तो विषम मात्रिक छंद आपके केवल दो ही हैं, एक कुंडलिया और एक छप्पे। प्रश्न पूछेगा तो विकल्प में रखेगा कि विषम मात्रिक छंद कौन सा है, पहचान कीजिए। तो आपको पता रहेगा कि विषम मात्रिक छंद केवल दो ही है, एक कुंडलिया और एक छप्पे। तो आप सही कर लेंगे। फिर 48 में देखिए, 48 में एक पंक्ति है। ये क्या पंक्ति है कि बड़ी अच्छी है। इस महान शताब्दी के महान इरादों पर, महान शब्दों पे, महान वादों पे 2 मिनट का मौन। तो ये पंक्ति किसकी है कविता? ये हमारे केदारनाथ सिंह की है, जिनको शुक्ल जी की मूछें याद आती हैं। कहते हैं कि मैं जब भी सोचता हूं मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आती हैं। तो इस महान शताब्दी के महान इरादों पे, महान वादों पे 2 मिनट का मौन केदारनाथ सिंह की ये कविता है। अब है कि सर्वनाम के साथ कौन सी विभक्ति आती है? तो सर्वनाम के साथ आती है संश्लिष्ट। ये प्रश्न बन चुका है। संज्ञा के साथ आता है विश्लिष्ट और सर्वनाम के साथ जो विभक्ति आती है उसे हम क्या कहते हैं? संश्लिष्ट कहते हैं। अब है 50 नंबर का कि तुच्छ का विलोम क्या होगा। तुच्छ का विलोम पूछा गया है। तो तुच्छ का विलोम होता है महान। क्या होता है? महान होता है तुच्छ का। ध्यान देना है, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी। तो इस प्रकार से मैंने एकदम शानदार 50 प्रश्न आप सभी को कराए और एक ही प्रश्न कई बार भी मैं कराती हूँ ताकि आपको याद हो। आप कहते हैं ना मैम इतना आप कराती हैं तो याद कैसे होगा? तो याद ऐसे ही होता है। जब आपको हर क्लास में 1-2 प्रश्न रिपीट हो, जो नए हो, वो कठिन हो, वो हर क्लास में आपको मिले, तो जब आप उसे देखेंगे तो आपको देखते देखते याद हो जाएगा, सुनते सुनते हो जाएगा। और प्रश्न बड़े अच्छे अच्छे हैं। मैं बिल्कुल कहती हूँ कि आप प्रश्नों को तैयार करिए, मेरे हर क्लास के प्रश्नों को, और सेल्फ स्टडी करिए। उसके बाद देखिए कि पेपर रिजल्ट कैसे नहीं बनता है। पर हम तैयार नहीं करते हैं ना, नोट नहीं करते होंगे। बहुत लोग नोट करते होंगे तो उन्हें एक बार पढ़ते नहीं होंगे। मैं कहती हूँ मेरी डायरी को जो नोट बनाए हैं उसको सुबह उठ के सबसे पहले पढ़िए, 10 पेज पहले पढ़िए, उसके बाद कुछ काम करिए, आगे बढ़िए पढ़ाई में, क्लास में। पहले उसको 10 पेज पढ़ जाइए। रिवीजन बहुत मायने रखता है। या तो क्लासिक को सुन जाइए 2 बार 3 बार, किसी तरह करिए, पर आपको तो करना ही है। प्रश्नों पे पकड़ बहुत अच्छे से होना चाहिए, ऐसे कि कोई प्रश्न एकदम आपसे बचना ना चाहिए कि ये हमको ना आए। ज़्यादा कठिन नहीं पढ़ना है। कठिन मैं करवाती भी नहीं हूँ, मैं वही करवाती हूँ जो प्रीवियस ईयर के पेपर को तो मैंने एकदम क्या बोलते हैं छान मारा है। इतना सारा प्रीवियस ईयर आपके सामने मैं लाती रहती हूँ। जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं सब करवाती हूँ हर जगह, चाहे वो MP में हो, चाहे हरियाणा में TGT में आया हो, चाहे छत्तीसगढ़ में, चाहे राजस्थान में, चाहे दिल्ली में, सबका मैं प्रीवियस ईयर आपको करवाती हूँ हिंदी के प्रश्न। और ऐसे ही आपको पढ़ना भी चाहिए, ऐसे ही पढ़ा जाता है कि जहाँ भी हिंदी क्या है वहाँ के प्रश्न आप देखें, याद करें, तैयार करें। तो चलिए क्लास कैसी लगी आपको बताना है। आज हमने बड़े इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न देखा। क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर करें और पीछे की क्लासें यदि आप नहीं देखे हैं तो 5000 वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, देख सकते हैं। इतनी देर तक आपने हमको सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।